रिक्लेमेशन मेजर्स हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब रिक्लेमेशन मेजर्स क्या हो गया, मतलब उसको ठीक करने का तरीका। हम जो मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं रिक्लेमेशन में वो क्या होते हैं, हम जो मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं रिक्लेमेशन में वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो जो कि ठीक है, जो सॉइल कंडीशन है उसको रिक्लेमेट करके ठीक कर देते हैं, लेकिन जो भी है वो इकोसिस्टम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब इकोसिस्टम के फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स या फिर प्रॉब्लम सॉइल्स होते कितने तरीके के हैं, तो वो होते हैं 4 तरीके के। ठीक है, किस बेसिस पे, वो है सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉइल्स के, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, वैसे ही तो उसी बेसिस पे हमारे प्रॉब्लम सॉइल्स भी कैरेक्टराइज किए गए हैं 4 कैटेगरीज में। सभी तरीके के प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो है फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होते हैं जो कि किस वजह से आते हैं, जो भी हमारे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके डिस्टर्ब होने से आ जाती हैं। जैसे पहला है स्लो परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में, मतलब फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का। ये क्यों होता है, अगर किसी भी सॉइल में अगर हाई क्ले कंटेंट हो जाए, और हम जानते हैं कि क्ले में क्या होता है, माइक्रोपोर्स होता है और वो पानी को क्या कर लेता है, ज़्यादा होल्ड कर लेता है। अगर मान लो किसी सॉइल में अगर ज़्यादा क्ले हो जाएगा तो क्या करेगा, पानी को होल्ड कर लेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्या आता है, पहला मोर रन ऑफ होगा। मान लो पानी होल्ड हो गया, वो नीचे परकुलेट करेगा नहीं, तो पानी सरफेस पे रहेगा तो रन ऑफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा और न्यूट्रिएंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, उस जगह से न्यूट्रिएंट का रिमूवल हो जाएगा। और जो पोर्स हैं वो तो पानी से फिल्ड अप हैं, तो वहाँ पे एयर नहीं जाएगा, तो प्रॉपर एरेशन नहीं होगा। तो ये हो जाता है पूरा प्रॉब्लम सॉइल के अंदर में। तो इसका हम रिक्लेमेशन कैसे करते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स का। ठीक है, क्यों हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बल्की नेचर का होता है और उनमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें एरेशन होगा। तो इन सबको हम सरफेस पे नहीं मिलाएंगे, इनको मिला के इनको क्या करना पड़ता है, प्लो करना पड़ता है। तो जैसे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में जैसे हो गया FIM यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा इसमें और क्या रिक्लेमेटरी फंक्शन कर सकते हैं कि हम फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड फरोज कर लें ताकि एडिक्वेट एरेशन हो उसमें। तीसरा और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ टेक्सचर, हम उस सॉइल का टेक्सचर चेंज कर दें। यानी उसमें अभी क्ले ज़्यादा है तो क्ले को कम करने के लिए क्या है, हम उसमें और ज़्यादा सैंड मिला दें या फिर सिल्ट मिला दें। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम जो कि फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में होता है, स्लो परमिएबिलिटी और या फिर इम्परमिएबिलिटी। तो जो हमारा सेकंड जो प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का वो है सॉइल सरफेस क्रस्टिंग। ये क्या है, जो हमारा जो अपर लेयर होता है सॉइल का, जो हम 15 to 20 सेंटीमीटर्स कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि वो अपर लेयर हार्ड हो जाता है। ये हार्ड होने का रीज़न क्या है, जब सॉइल जब इस तरीके के सॉइल जब नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सॉइल में जो एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स हैं उनके साथ जो है ये सॉइल पार्टिकल्स कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और जब ये सॉइल्स ड्राई होते हैं तो कम्प्लीटली सॉइल के सरफेस को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, रेड सॉइल्स में। तो मेनली जो सॉइल सरफेस क्रस्टिंग है वो रेड सॉइल में प्रेजेंट होता है या फिर रेड सॉइल्स में हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं डायग्राम से दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसे जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है 15 to 20 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाता है, वो हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, जो रूट वाले प्लांट हैं, मतलब जो डीपर रूट वाले प्लांट हैं, उनको पर्कुलेट करने में दिक्कत होता है, मतलब जो रूट का जो ग्रोथ है नीचे की तरफ वो दिक्कत करता है। ठीक है, रूट फैलने में दिक्कत होता है मिट्टी में। सीड जर्मिनेशन जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पोर्स जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन में रिक्लेमेशन क्या कर सकते हैं, वेट सॉइल को हम क्या कर दें, जब सॉइल जो हो वेट कंडीशन में उसको तभी हम प्लो कर दें। ठीक है, लाइम और जिप्सम का हम यूज़ कर सकते हैं @ 2 टन पर हेक्टेयर और उसको साथ साथ प्लो कर दें। ठीक है, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो सीड्स हैं, जो सीड जर्मिनेशन में दिक्कत हो रहा है, जो हम छोटे छोटे सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसके पे हम बोल्ड ग्रेन्स का यूज़ करें। ठीक है, और जब ये हार्ड हो रहा है सॉइल तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वाटर को भी रेगुलर इंटरवल्स पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंकल वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, पहला स्लो परमिएबिलिटी या फिर इम्परमिएबिलिटी, सेकंड सॉइल सरफेस क्रस्टिंग। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है सब सॉइल हार्ड पैन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल का जो लेयर है सबसे ऊपर उसको हम बोलते हैं सॉइल लेयर, मतलब। ठीक है, और सब सॉइल मतलब क्या हो गया, सॉइल के जस्ट नीचे वाला लेयर। ठीक है, उसका क्या हो जाना, हार्ड पैन में कन्वर्ट हो जाना।
ठीक है, ये भी किस में देखा जाता है, रेड सॉइल के कंडीशन में देखा जाता है, रेड सॉइल में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और मतलब ये कितने नीचे अगर हम बात करें तो 15 टू 20 सेंटीमीटर्स हम क्या कहते हैं, सॉइल का लेयर, और उसके नीचे तो ये चीज़ें हम देखते हैं 20 सेंटीमीटर्स के बाद, यानी 20 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर्स के अराउंड ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दो वजह से हो पाता है। पहला इल्यूविएशन ऑफ क्ले और दूसरा सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। तो देखो, इसमें पहला तो इल्यूविएशन ऑफ क्ले बहुत ही बेसिक चीज़ हो गया, और दूसरा सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कि मैंने ये चीज़ें कल भी बताई थी, कल वाले लेक्चर में, कि जो रेड सॉइल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये जो है, अब ये जो रीज़न है जहाँ पे ये इस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, जो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ऊपर वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं सॉइल के, और कैल्शियम कार्बोनेट भी ऊपर वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब ये सॉइल भींगा होता है, मतलब जो वेट होता है, तो ये जो ऊपर के जो चीज़ें हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, उसको थोड़ा थोड़ा लिख के क्या कर जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखो कैसा ये होगा। अगर यहाँ गौर से देखोगे तो जो ग्रीन घास है उसके नीचे जो वाला जो पतला सा लेयर है वो क्या है, टॉप सॉइल है। ठीक है, वो नॉर्मल सॉइल की तरह है, और उसके नीचे वाला लेयर देखो कितना कॉम्पैक्ट है, ये जो सब सॉइल लेयर है। तो ये जो 15-20 सेंटीमीटर्स का जो ऊपर लेयर है उसको छोड़ दें तो उसके नीचे वाला लेयर क्या हो गया, पूरा कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल हार्ड पैन। ठीक है, तो इसका रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे चिजल प्लो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चिजल प्लो क्या होता है, मैन मेड नहीं होता है, ये मशीन पे चलता है। ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे एक तुम लगा हुआ हैवी आयरन का प्लो देखते होगे, ये देखो ये वाला डायग्राम। ठीक है, ऐसा होता है वो। ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उससे प्लोइंग कर दें, और हम मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ काउंटी प्लो से उसको क्या कर दे, प्लो कर दे। काउंटी प्लो जैसे नॉर्मल, जो हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, हल कहते हैं, जो हम पीछे बैल के पीछे बांध देते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लो कर सकते हैं। तो इससे मैन्योर डालने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। और जो हम चिजल प्लो यूज़ कर रहे हैं, चिजल प्लो क्या होता है, वो डीप जो सब सॉइल है उसको भी क्या कर देता है, पलट देता है, यानी उसका भी क्या कर देता है, टीलेज कर देता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल सॉइल्स हमने पढ़ ली हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का, वो है स्वैलो सॉइल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉइल का जो टॉप लेयर होता है यानी टॉप सॉइल, उसके जस्ट नीचे उसका पेरेंट रॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी जो सब सॉइल लेयर है वहाँ पे वो अपने पेरेंट सॉइल के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब पेरेंट रॉक के फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर नीचे जा नहीं सकता है। ठीक है, और जो रूट जो होगा, मतलब जो डीप रूटेड क्रॉप होंगे या फिर प्लांट होंगे, उनका रूट नीचे की तरफ नहीं फैलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रूट है वो इलोंगेट नहीं कर पाता और स्प्रेड नहीं कर पाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो अब पेरेंट रॉक को तो तुम निकाल नहीं सकते वहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो टॉप सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बार बार क्या होगी, खत्म होगी, तो उसको रिन्यू करते रहो। यानी वहाँ पे हम बार बार मैन्योर्स का यूज़ करें। ठीक है, जिससे हमारा टॉप लेयर सॉइल जो है वो भी, मतलब उसका विड्थ बढ़े, मतलब चौड़ाई बढ़े। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम वहाँ पे ये कर सकते हैं कि वहाँ पे हम ऐसे ही क्रॉप का यूज़ करें या फिर प्लांट को लगाएं जो सॉलो रूट हो। ठीक है, मतलब सॉलो रूट प्लांट को हम वहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर तीसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसे क्रॉप को लगाएं जो कि सॉलोनेस को क्या कर सकते हो, विथस्टैंड कर सकते हो, जो कि रेजिस्टेंट हो सैलोनेस को लेके। जैसे एग्जांपल में टैमारिंड लगा सकते हैं, बेर का प्लांट, कैश्यूज़ हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं स्वेलोनेस को लेके। तो ये इन तरह के क्रॉप्स को हम लगा सकते हैं। पांचवा जो प्रॉब्लम है वो है हाई परमिएबल सॉइल्स। ठीक है, हाई परमिएबल मीन्स क्या हो गया कि ऐसे कंडीशन में, मैं पहले एक बार स्वैलो सॉइल्स का डायग्राम देख लो, ऐसे होते हैं। ऊपर देखोगे तो ऊपर वाले जो टॉप सॉइल है वो तो ठीक है, और जस्ट उसके नीचे जो जहाँ पे सब सॉइलिंग लेयर होता है, सब सॉइल का लेयर होता है, वहाँ पे क्या है, पेरेंट रॉक प्रेजेंट है, जैसे मेटामॉर्फिक हो सकता है या फिर ग्रेनाइट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और हमारा जो अगला है वो क्या है, हाई परमिएबल सॉइल्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉइल है वो इतना ज़्यादा परमिएबल होता है कि वो पानी को होल्ड कर ही नहीं पाता है। पानी को होल्ड नहीं कर पाता है, इसका मतलब क्या है, जो उसमें प्लांट लगा रहेगा या फिर क्रॉप लगा रहेगा उनको पानी प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। ठीक है, उसमें और क्या दिक्कत हो सकता है, प्लांट को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, के लिए उसमें पोर्स जो हैं वो छोटे पोर्स नहीं है जो प्लांट को एंकर करके पकड़ पाएँ, उनमें बड़े पोर्स हैं। तो क्या करेगा, पानी को नीचे जाने देगा और प्लांट को भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका यही दो दिक्कत है कि पुअर वाटर रिटेंशन हो गया और दूसरा पुअर एंकरेज टू दी प्लांट।
एक चीज़ और इसमें होता है कि इनका जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिक्लेमेट कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें बार बार क्या करते रहें, प्लो करते रहें। अगर हम इन्हें मान लो बार बार प्लो करते रहेंगे तो इनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे, और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो परमेबिलिटी में भी चेंज हो सकती है। मतलब टॉप सॉइल की परमेबिलिटी क्या होगी, रेगुलर इंटरवल पे क्या होगी, चेंज होगी, तो वाटर जल्दी से पर्कुलेट नहीं करेगा। अब इस तरीके की कंडीशन हम किस तरीके के सॉइल में देख सकते हैं, जहाँ पे सॉइल में सैंड का कंडीशन, मतलब सैंड जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, यानी सैंडी सॉइल्स में कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम और रिक्लेमेशन के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो प्लो करना ही है, दूसरा FIM और कंपोस्ट का या फिर स्लरी का यूज़ करें, ताकि इनके जो पोर्स हैं वो कम से कम एटलीस्ट जो पार्टिकल्स हैं उनसे कुछ कुछ भर जाएं, ताकि पानी को वो चीज़ होल्ड कर पाए। ठीक है, और वहाँ पे हम जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें। अगर मान लो हम स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र जैसे नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करेंगे, तो पानी जब हम डालेंगे उस टाइम पे वो रिलीज़ होगा। ठीक है, और उस टाइम के जितना जितना जो फर्टिलाइज़र रिलीज़ हुआ वो प्लांट कुछ यूज़ कर जाएगा, बाकी वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि सारा एक बार में रिलीज़ कर जाए, तो सारा पानी के साथ ही बह जाएगा, इसलिए स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। और जो लास्ट है इसमें, हेवी क्ले सॉइल्स। ठीक है, इससे पहले एक बार डायग्राम देख लो इसका कि हाईली परमेबल सॉइल्स कैसे होते हैं। ये इसमें क्या होता जाता है कि परमेबिलिटी क्या हो जाती है, देखो सैंडी सॉइल्स हैं और इसमें परमेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है हमारा हेवी क्ले सॉइल्स। हेवी क्ले सॉइल्स नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्ले क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन 40%। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इसमें जो इस टाइप के जो सॉइल को हम क्या कहते हैं, हेवी टाइप ऑफ सॉइल कहते हैं। मैं जिसमें सैंड होगा वो क्या हो जाएगा, लाइट टेक्सचर सॉइल, और जिनमें क्ले ज़्यादा होता है उसको हम लोग हेवी टाइप ऑफ सॉइल कहते हैं। तो इसमें भी सेम तरीके का प्रॉब्लम आता है जैसे कि हमने किस कंडीशन में पढ़ा था, स्लो परमेबिलिटी या फिर इम्परमेबिलिटी के कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल्स या फिर फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब हमारा जो सेकंड टाइप का प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो कौन सा है, केमिकल प्रॉब्लम सॉइल्स या फिर केमिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। मतलब उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस हो जाती हैं जिनके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम दो सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पहला सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स और दूसरा एसिडिक सॉइल्स। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं सॉल्ट अफेक्टेड तो ये जो सॉल्ट अफेक्टेड जो सॉइल्स हैं वो सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके पीछे दो रीज़न है, पहला लेस रेनफॉल, और दूसरा जो प्लांट है वो उसका इवेपोट्रांसपिरेशन रेट जो होता है ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन से। प्लांट कह लो या फिर जनरल सॉइल का जो इवेपोट्रांसपिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, पानी कम बचेगा, तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, सॉल्ट्स क्या है, आयंस के फॉर्म में, तो वही चीज़ हो जाता है कि पानी के लॉस होने से जो आयंस हैं वो सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो आयंस के एक्यूमुलेट हो जाने से दो तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, पहला सैलिनिटी और दूसरा एल्कैलिनिटी। ठीक है, तो इनमें जो मेन आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, यानी इनके कंपाउंड्स। सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में हम दो तरीके के सॉइल्स को पढ़ेंगे, पहला सैलिन सॉइल और दूसरा सोडिक या फिर एल्कलीन सॉइल। ठीक है, तो एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में वो है सैलिन सॉइल्स। तो सैलिन सॉइल किनको बोलेंगे, ऐसे सॉइल्स जिनकी कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मोल से ज़्यादा हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखना, सैलिन सॉइल्स किसको बोलते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मोल से ज़्यादा हो जाए, और साथ साथ उनका जो एक्सचेंजेबल सोडियम है उसका परसेंटेज 15% से कम हो। ठीक है, दो कंडीशन होता है सैलिन सॉइल का, कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मोल से ज़्यादा हो जाए और एक्सचेंज सोडियम जो होता है वो 15% से कम हो जाए। ठीक है, इन तरह के सॉइल्स का जो pH होता है लेस देन 8.5 होता है। ठीक है, और अगर हम इस तरीके के सॉइल को देखेंगे तो इनका जो सरफेस होगा वो वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा। ठीक है, तो अब इसके पीछे इसके होने का रीज़न क्या है, इस प्रोसेस को जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनाइजेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉल्ट ओवर द सॉइल सरफेस इज़ नोन एज सैलिनाइजेशन। ठीक है, अब देखो
इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। तो इसमें होता है अल्टरेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। अब जो सॉइल सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब ये जब डिस्टर्ब हो गया तो हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो सॉइल सॉल्यूशन यानी उसी से न्यूट्रिएंट लेता है, अपना वाटर लेता है कहाँ से, सॉइल सॉल्यूशन से। तो दोनों चीज़ में दिक्कत होगा, सॉइल इंटेक में वाटर इंटेक में दिक्कत होगा और न्यूट्रिएंट अपटेक में डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा या फिर प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको रिक्लेमेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उस रीजन को क्या कर दें, जिस रीजन में सॉइल ज़्यादा है उसको हम प्रॉपर फ्लड कर दें, फ्लडेड कंडीशन लगा दें, वहाँ पे फ्लडेड कंडीशन कर दें, ठीक है। और जो कुछ टाइम उसको छोड़ देने के बाद जो सॉल्ट होगा वो पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। और उस जो सॉल्यूशन है यानी जो फ्लडेड एरिया है उसको क्या कर दे, फिर हम लीच आउट करा दे, दूसरा जगह ड्रेन करा दें, ठीक है। और जो ड्रेनेज का जो पाथ है, जो रास्ता है उसको हम कितना रख सकते हैं, 16, मतलब जो माना जाता है अच्छा वो है 60 सेंटीमीटर डीप और 45 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। तो ये तो रिक्लेमेट करने का तरीका हो गया। अब वहाँ पे हम इरिगेशन पे ध्यान दे सकते हैं, जो हम इरिगेशन कर रहे हैं उस लैंड पे क्रॉप के लिए वो उसमें सॉल्ट कम हो। दूसरा हम वहाँ पे हम जानते हैं कि इस तरीके सॉइल में जब सॉल्ट है सरफेस पे तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी, प्लांट का ग्रोथ क्या हो गया, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक डिस्टर्ब हो चुका है, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा डोज ऑफ नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। जो सेकंड है वो है एल्कलाइन सॉइल। तो पहला जो कंडीशन है वहाँ पे क्या हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ा है और वहाँ पे जो सॉइल का जो सरफेस है वो वाइट हो गया है और वहाँ पे जो पीएच है वो 8.5 के नीचे है, यानी वो 7 के अराउंड, 7-8 के अराउंड है, ठीक है। लेकिन सोडिक या फिर अल्कलाइन सॉइल में क्या होता है कि जो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाती हैं चीज़ें। कंडक्टिविटी जो है अभी लेस देन जो 4 डेसीसाइमन पर मोल था वो मोर देन था 4 डेसीसाइमन पर मोल, वो ज़्यादा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4 डेसीसाइमन पर मोल से क्या हो जाए, कम हो जाए अगर कंडक्टिविटी, तो सोडिक सॉइल कहलाता है। और दूसरा जो एक्सचेंजेबल सोडियम है वो भी उसका परसेंटेज क्या हो जाए, 15% से ज़्यादा हो जाए। सैलिन सॉल्ट में ये चीज़ें कम होती थी 15% से। दूसरा इसका जो पीएच है वो 8.5 से लेकर 10 के बीच में होता है, यानी ये ज़्यादा अल्कलाइन होता है। अब इसके पीछे क्या कंडीशन है, मतलब ये क्या कारण है इसका अल्कलाइन होने का। तो इन सॉइल्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज करता रहता है। हाइड्रोलाइज करने का मतलब जो पानी जो भी अवेलेबल वाटर है उनके साथ वो क्या कर जाता है, हाइड्रोलाइज कर जाता है और OH का रिलीज़ करता है। मतलब OH आयन क्या होता है, वहाँ पर रिलीज़ होता है। और OH आयन हम जानते हैं जहाँ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वहाँ पे अल्कलिनिटी क्या होगा, ज़्यादा। देखो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो होता क्या है, जो सॉइल कॉलॉइड्स हैं वो सॉइल में जो भी आयंस प्रेजेंट है, मेनली जो सोडियम आयन प्रेजेंट है उनको अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है। और जो अदर आयंस प्रेजेंट हैं सॉइल में जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस सोडियम को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके के सॉइल्स में जहाँ पे अल्कलिनिटी ज़्यादा होती है उस तरीके के सॉइल्स में क्या होता है, जो अदर आयंस प्रेजेंट हैं सॉइल सॉल्यूशन में वो सोडियम को सॉइल कॉलॉइड के सरफेस से क्या करने लग जाते हैं, रिमूव करने लग जाते हैं, जिसके वजह से जो सोडियम है वो कहाँ आने लग जाता है, सॉइल सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो क्या करने लग जाता है, कॉलॉइड के साथ अटैच्ड होने लग जाता है। तो वो चीज़ें अटैचमेंट छोड़ो, जो मेन हमारा जो सोडियम है उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सॉइल में ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो सॉइल पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब कोगुलेशन नहीं हो पाता है सॉइल पार्टिकल का, मतलब कोई भी प्लांट को एंकरेज तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रिक्लेमेट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम कैल्शियम आयन का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सोडियम आयन ज़्यादा हो रहा था सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसके इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ दी सोडियम आयंस उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके का कैल्शियम सप्लायर्स यूज़ कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स और दूसरा इनडायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स। डायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये डायरेक्ट जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ गया। और दूसरा इनडायरेक्ट कैल्शियम सप्लायर्स क्या है, जैसे एलिमेंटल सल्फर यूज़ कर सकते हैं, फेरेंस आयरन सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो सॉल्युबलाइज ऑलरेडी वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हैं, जो कम मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट है सॉइल में, उसको सॉल्युबलाइज कर देता है। तो आज का लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इस लेक्चर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी प्रॉब्लमेटिक सॉइल का जो लेक्चर है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा और इसके आगे का टॉपिक यानी एसिडिक सॉइल से हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो टिल देन गाइस,
आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझसे आगे कुछ पूछ सकता है, और जिसको भी इस लेक्चर की पीपीटी चाहिए वो नीचे दिए गए वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है। टिल देन